हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वेब टेक्नोलॉजी का यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ना स्टार्ट किया या फिर जिनको एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कल पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सब कुछ जीरो से एडवांस लेवल तक का सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा। अगर आप वेब टेक्नोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेब टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है, BCS 502। यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो इनको क्या नहीं करना, मुझे छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ करके जाना है। और ये जितना मैंने यहाँ पे कंटेंट दिया है वो सफिशिएंट है हमें हमारी लर्निंग के लिए और एकेटीव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लाइंट आर्किटेक्चर ऑफ वेब विद नेट डायग्राम। वेब मतलब वेब टेक्नोलॉजी विद नेट डायग्राम, इसका हम समझेंगे कि इसका डायग्राम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो client server architecture is a model of computer network in which client request server services by the server and the server accept this request and provide the services to the client। मतलब क्लाइंट क्या करता है, अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, एंड देन सर्वर क्या करता है, प्रोसेस करता है उसकी रिक्वेस्ट में और फिर उसको उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है किसको, क्लाइंट को। ठीक है। क्लाइंट आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटिंग मॉडल इन विच द क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्विसेज एंड द सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज ओवर अ नेटवर्क। जो हमारा क्या होता है, सर्वर होता है, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट कि जो भी सर्विसेज उसको चाहिए होता है, जिस जो भी क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, उसको वो सर्विसेज सर्वर हमारा कहाँ प्रोवाइड करवाता है, क्लाइंट के सिस्टम पर। किसके थ्रू, ओवर द नेटवर्क। मतलब नेटवर्क के थ्रू क्या करता है, जो हमारा सर्वर होता है वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाता है। इन द वेब टेक्नोलॉजी दिस आर्किटेक्चर अलाउ यूजर्स टू एक्सेस वेब पेजेस एंड applications efficiently where the number of computers is high. Client server architecture is used to that the work can be handled easily with the help of web architectures। and क्लाइंट और सर्वर का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ओवर द नेटवर्क। वेब आर्किटेक्चर क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, एप्लीकेशंस को एफिशिएंटली तरीके से वो क्या कर पाता है, एक्सेस कर पाता है। जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज यूज्ड टू दैट द वर्क कैन बी हैंडल्ड इजीली। और क्लाइंट जो होता है वो क्या करता है, अपने रिस्पॉन्स को इजीली भेज सकता है और अपने अपनी रिक्वेस्ट को क्या करता है, इजीली भेज सकता है, कहाँ, सर्वर पे। सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कनेक्ट द printer to the server, we can print out the file from any workstation। हम क्या कर सकते हैं, मान के चलो अगर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है तो हम अपने सिस्टम से क्या करते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, एंड देन हम अपने सिस्टम के थ्रू जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर से हम उसको क्या करवाते हैं, प्रिंट आउट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे आर्किटेक्चर। ये हमारे क्या है, क्लाइंट्स है। अब क्लाइंट्स कुछ भी नहीं होते हैं, क्लाइंट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारे जो भी वेब ब्राउजर्स हो गए, जैसे क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, या फिर कोई और वेब ब्राउजर, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। जैसे कि हमारा डेस्कटॉप, मोबाइल, कमोड एंड कंप्यूटर, ये सब क्या करते हैं, क्लाइंट्स थ्रू द इंटरनेट रिक्वेस्ट करते हैं, किससे, सर्वर से। अब सर्वर इन रिक्वेस्ट पे प्रोसेस करने के बाद दोबारा से क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है किसको, क्लाइंट के ब्राउजर पे।
ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आर्किटेक्चर था। अब कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा है क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है, द क्लाइंट इज यूजली अ वेब ब्राउजर। जो क्लाइंट्स हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, एक वेब ब्राउजर मान लो कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो वेब ब्राउजर हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एजिस हो गए, और भी ऐसे कई हैं जैसे मोजिल्ला फायरफॉक्स, ये सब क्या है, हमारे वेब ब्राउजर है जो कि हमारे क्या है, एक क्लाइंट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। रन ऑन द यूजर्स डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, फोन एंड टैबलेट। जो कहाँ पे रन कर रहे होते हैं, यूजर के मोबाइल फोन्स पे, कंप्यूटर्स पे एंड टैबलेट्स, डेस्कटॉप, ये सब हमारे क्या है, यूजर्स की डिवाइसेस। अब रिक्वेस्ट हम किसके थ्रू सेंड करते हैं, सेंड HTTP एंड HTTPS रिक्वेस्ट टू द सर्वर, डिस्प्ले द रिसीव्ड डेटा ऑन द वेब पेजेस। जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर से वो हमारा कहाँ डिस्प्ले होता है, वेब पेजेस पे। लाइक एग्जांपल, ब्राउजर, मोबाइल ऐप एंड डेस्कटॉप ऐप। ओके। एंड सेकंड क्या है हमारा, सर्वर। अब ये सर्वर क्या होता है, आ सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट स्टोर एंड मैनेज वेब रिसोर्सेज। जो हमारा सर्वर है वो क्या है, एक पावरफुल कंप्यूटर है जो कि सारे के सारे डेटा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है और मैनेज करता है, उसको मैनेज करता है, एंड रिसोर्सेज जो भी होते हैं वो सब क्या करता है, मैनेज करके रखता है। प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट। जो भी क्लाइंट होता है, जो भी रिक्वेस्ट करता है, उस रिक्वेस्ट पे क्या करता है, प्रोसेस करता है, कौन, हमारा जो होता है, कौन, सर्वर। सेंड बैक रिस्पॉन्स, HTML पेजेस, इमेजेस, जेसन डेटा, etc। ठीक है। और सर्वर फिर क्या करता है, रिस्पॉन्स को सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ HTML पेजेस, इमेजेस, या फिर जेसन डेटा। जेसन डेटा हमारा क्या होता है, वो डेटा होता है जो की एंड वैल्यू की फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे कि नेम कॉलन, फिर हम क्या रखते हैं, डबल कोट्स में हम लिखते हैं अपना नाम, वो हमारा होता है की एंड जेसन फॉर्मेट में। ठीक है। तीसरा कंपोनेंट हमारा क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइस। A networking device is a device that connect clients and server। जो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह की डिवाइसेस होते हैं जो कि क्लाइंट और सर्वर को जोड़ने का काम करती हैं, कनेक्ट करने का काम करती हैं। These devices are used to perform various tasks throughout the network। अब ये जो डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करती हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। There are many types of networking devices such as hub switches, routers and modem। ठीक है। ये सब क्या है, हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। कौन सी, जैसे कि हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर एंड मॉडर्न। ठीक है। अब क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू हमारा क्या है, क्वेश्चन टू हमारा है XML DTD वर्सेस XML स्कीमा विद एग्जांपल। अब ये क्या होता है, XML DTD एंड XML स्कीमा, और ये सब क्या होते हैं, तो बोथ DTD यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन एंड XML स्कीमा को हम क्या बोलते हैं, XSD आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट, while DTD is the older and lazy method। XML schema is the modern, more powerful and standard। जो हमारा क्या है, XML schema है, ये हमारा नया है। ये इसका काम होता है स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड XML डॉक्यूमेंट्स। XML डॉक्यूमेंट्स में एट्रीब्यूट, एलिमेंट एंड स्कीमा को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, XML का यूज करते हैं। DTD जो हमारा होता है वो कैसा है, एक ओल्डर वर्जन है, लेजी मेथड है, एंड इसका जो ये जो होता है वो क्या होता है, एज कंपेयर टू XML कम पावरफुल होता है, और जो हमारा XML होता है वो कैसा होता है, मोर पावरफुल। ठीक है। अब कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन वर्सेस DTD एंड XML। अब DTD हमारा क्या था, डेटा, DTD हमारा क्या था, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है। तो DTD इट इज नॉट मच चीज, जो DTD है वो हमारा क्या है, इजी नहीं है टू लर्न, मतलब इसको लर्न करना इजी नहीं है। ठीक है। बट XML को
इजी करना क्या है, इजी है। XML हाई एक्सटेंसिबल एंड मॉड्यूलर, ये क्या है हमारा, एक्सटेंसिबल है और मॉड्यूलर भी है। फाइल हेयर इज सेव्ड एज .dtd, DTD के अंदर जो हम फाइल सेव करते हैं वो .dtd एक्सटेंशन से सेव करते हैं, ठीक है। जो XML है वो क्या करता है, सपोर्ट रिच डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, डेट, डेसिमल, etc, ये क्या करता है, रिच डेटा टाइप मतलब बड़े डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करता है, चाहे वो इंटीजर हो, डेट हो गया, डेसिमल हो गया, इस तरह के भी डेटा को क्या करता है, XML हमारा सपोर्ट करता है। इट डजंट सपोर्ट नेम स्पेस एंड XML क्या करता है, फुल्ली सपोर्टेड नेम स्पेस, जो हमारा XML होता है वो हमारे नेम स्पेस को सपोर्ट करता है। इट इज द कंपेरेटिवली हैडर देन XSD, XML क्या है हमारा, स्टीपर लर्निंग कवर बट फॉर मोर कैपेबल, ठीक है। इट डजंट सपोर्ट डेटा टाइप, जो हमारा DTD होता है वो डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है, बट हमारा जो XML होता है वो डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, लाइक इंटीजर हो गया, डेटा डेसिमल हो गया एंड डेट हो गया, इस तरह के जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो हमारा XML सपोर्ट करता है। कैन बी मोर verbose and complex to read due to XML syntax overhead, ठीक है। It is not extensible in nature, जो हमारा DTD है वो क्या है, एक्सटेंसिबल नहीं है, लेकिन जो हमारा XML है वो क्या है, यूजेस द स्टैंडर्ड XML सिंटेक्स, ये हमारा स्टैंडर्ड XML सिंटेक्स को यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफरेंस बिटवीन डोम एंड SAX XML पार्सर, ठीक है। अब ऐसे एक्स पार्सर एंड डोम पार्सर ये हमारे क्या होते हैं, इनको भी चलिए देखते हैं। जो ऐसे एक्स होता है वो हमारा क्या है कि इट इज सिंपल API फॉर मोर XML डॉक्यूमेंट। डोम क्या होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। XML स्टैंड फॉर सिंपल API फॉर XML documents and DOM is a document object model. It was developed by XML dev members, जो ऐसे एक्स है उसको किसने डेवलप किया था, XML dev members ने डेवलप किया था। बट डोम पार्सर किसने डेवलप किया था, इट वाज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम W3C, ठीक है। SAX वर्क ऑन इवेंट बेस्ड मॉडल बट डोम वर्क ऑन ट्री बेस्ड मॉडल। जो SAX हमारा है वो इवेंट बेस्ड मॉडल पे काम करता है, बट जो हमारा डोम है वो क्या करता है, ट्री बेस्ड मॉडल पे काम करता है। इट परफॉर्म ओनली फॉर इट कैन ओनली परफॉर्म रीडिंग ऑपरेशन ऑन द XML डॉक्यूमेंट। जो SAX होता है वो हमारा क्या करता है, केवल और केवल रीडिंग ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है, बट जो डोम होता है वो क्या करता है, इट इज अ बाई डायरेक्शनल, कैन बी परफॉर्म बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन ऑन द XML डॉक्यूमेंट। डोम बाई डायरेक्शनल है हमारा, रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है हमारे कहाँ पे, XML डॉक्यूमेंट के अंदर। ऐसे X read XML file in top down approach and can't provide random access, ठीक है। जो ऐसे X है वो हमारा क्या है, रीड करता है XML फाइल को टॉप से नीचे की तरफ, बट जो हमारा डॉम है वो क्या करता है, इट इज अ बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स एंड रैंडम एक्सेस, ये क्या है, बेटर है कॉम्प्लेक्स एंड रैंडम एक्सेस के लिए, ठीक है। इट इज मेमोरी एफिशिएंट एंड कैन हैंडल लार्ज XML file. It is memory efficient and can handle large XML file, ठीक है। It is not memory efficient and it not suitable for handling large files, जो हमारा क्या है, ऐसे एक्स है वो मेमोरी एफिशिएंट है, कैन वी हैंडल लार्ज फाइल्स, मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लार्ज फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम क्या कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को एफिशिएंट कर सकते हैं। बट जो हमारा डोम है वो बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए एफिशिएंट नहीं है, सुटेबल नहीं है, इसमें हम लार्ज डेटा फाइल्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है, इट स्टार्टेड प्रोसेसिंग द गिवन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट एंड हिंस रिड्यूस द
वेट टाइम फॉर पार्सिंग। डॉम क्या करता है, फ्रॉम द स्टार्ट एंड हिंस रिड्यूस द वेट टाइम एंड पासिंग बिफोर पासिंग it create a DOM tree, hence the application has to wait till the tree get created। ठीक है। आई यूनिट 2 में क्या है हमारा, CSS। तो क्वेश्चन पहला हमारा है CSS बॉक्स मॉडल विद डायग्राम। CSS बॉक्स मॉडल हमारा क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। In CSS, the box model is a container that wrap around every HTML element. It consists of four parts: margin, border, padding and actual content। भी एक्चुअल कंटेंट क्या होता है अभी हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। Understanding this model is essential for creating layouts and align elements। ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, दी कंपोनेंट्स ऑफ द बॉक्स मॉडल। तो सबसे पहला कंटेंट, जैसे कि हम जानते हैं हमारे टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं बॉक्स मॉडल के अंदर: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की। द innermost part of the box where the text and images appear its dimensions are controlled by width and height। जो हमारा कंटेंट होता है वो हमारा कैसा होता है, एक इनर मोस्ट पार्ट होता है किसका, बॉक्स का। बॉक्स के अंदर हमारे ये क्या होता है, इनर दिखाते हैं। जैसे ये हमारा है, ये क्या हमारा कंटेंट है, ये बॉक्स के अंदर है। ठीक है। तो ये क्या करता है, where the text and images appear and dimensions are controlled with the help of width and height। अब इसकी जो भी डायमेंशंस हैं, जैसे कि ये हो गई और ये सब क्या है, हाइट और विड्थ से क्या है, कंट्रोल किया हुआ है कंटेंट। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं पैडिंग की। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग द ट्रांसपेरेंट एरिया अराउंड द कंटेंट इनसाइड द बॉर्डर। इट क्रिएट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। अब ये पैडिंग, पैडिंग समझाते हैं। मान लो हमारे पास एक ये बॉक्स है, यहाँ पे हमारा कुछ ये एक ये बॉक्स है। तो ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है और ये बॉर्डर है, तो इसके बीच में जो ये एरिया है इसको हम बोलते हैं पैडिंग। इसको हम पैडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो पैडिंग के नाम से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है पैडिंग से। तो पैडिंग क्या होता है, द ट्रांसपेरेंट एरिया अराउंड द कंटेंट इनसाइड द बॉर्डर। इट क्रिएट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या होता है, a line that go around the padding and work and content। You can style its thickness, color and design। जो बॉर्डर होता है हमारा वो क्या होता है, एक बॉक्स के ऊपर जो भी हम डेकोरेशन करते हैं वो हमारा क्या होता है, बॉर्डर होता है। इसको हम स्टाइल कर सकते हैं, थिकनेस इसकी कुछ भी रख सकते हैं, कलर कुछ भी रख सकते हैं, उसकी डिजाइन हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बॉर्डर है, ये भी हमारा एक बॉर्डर, ये डॉटेड बॉर्डर है, ये हमारा सॉलिड बॉर्डर है, ये भी हमारा सॉलिड बॉर्डर है और ये भी हमारा क्या है, एक सॉलिड बॉर्डर है। तो ये सब क्या है, हमारे बॉर्डर है। ठीक है। अब मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन हमारी क्या होती है, द outermost layer। It is a transparent area that create space between the elements and other surrounding elements। अब ये जो मार्जिन होती है वो हमें हमेशा कहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि एक हमारा बॉक्स ये है और दूसरा हमारा बॉक्स ये है। तो इन दोनों बॉक्स के बीच में जो ये एरिया है ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, मार्जिन। ठीक है ना। तो ये हमारा मार्जिन कहलाएगा। ठीक है। अब बॉक्स मॉडल हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, मार्जिन होता है बॉक्स मॉडल में। फिर हमें बॉर्डर मिलेगा एंड देन पैडिंग। उस पैडिंग के बाद हमारा क्या आता है, कंटेंट आता है। तो ये हमारा होता है बॉक्स मॉडल। ये फिगर आप लोग अच्छे से बना के आइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्क्स गेन करते हैं हम फिगर से ही गेन कर पाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, CSS
पोजीशनिंग टेक्निक लाइक स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स। सीएसएस के अंदर टोटल 4 टेक्निक्स होती हैं, पोजीशन टेक्निक्स होती हैं। कौन कौन सी? स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स। द सीएसएस position technique. CSS position technique is used to control the placement of HTML elements on a web pages. जो हमारे CSS पोजीशन होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे HTML एलिमेंट्स की पोजीशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग इन CSS। ये टोटल 4 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स। ये 4 तरीके के क्या होते हैं? पोजीशनिंग होती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक पोजीशन क्या होती है। तो स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक इज द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ HTML एलिमेंट। अब डिफॉल्ट पोजीशन मतलब अगर हम कोई भी पोजीशन नहीं लगाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हमारी क्या होती है? HTML पेज के अंदर स्टैटिक पोजीशन ही होती है, मतलब वो अपनी जगह पे फिक्स ही रहता है। एलिमेंट आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेस्ड होते हैं किसके? नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो के अकॉर्डिंग। ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लाइक टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम डू नॉट वर्क। जो स्टैटिक पोजीशन होती है उस पे ना तो टॉप पोजीशन काम करती है, ना ही लेफ्ट, ना राइट, ना बॉटम। किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी स्टैटिक पोजीशन पे काम नहीं करेगी। लाइक एग्जाम्पल, पोजीशन स्टैटिक। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को पोजीशन स्टैटिक दे देता हूं तो वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, ना वो राइट जाएगा, ना लेफ्ट जाएगा, ना टॉप, ना बॉटम, को जहां पे है वहीं पे रहता है। स्टैटिक का मतलब यही होता है अपनी जगह पे खड़े रहना। अच्छा, सेकंड पोजीशन क्या है हमारी? रिलेटिव पोजीशन। अब ये रिलेटिव पोजीशन कैसे काम करता है? द एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। जो एलिमेंट है वो भी हमारा क्या है? पोजीशन, जो कि अपने नॉर्मल पोजीशन से रिलेटिव होता है। द डॉक्यूमेंट फ्लो इज मेंटेन्ड। ये डॉक्यूमेंट फ्लो को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। प्रॉपर्टीज लाइक टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम वर्क। यहाँ पे जो भी हमारी पोजीशंस होती हैं वो चाहे टॉप हो, लेफ्ट हो, राइट हो एंड बॉटम सब काम करती हैं। लाइक एग्जांपल, पोजीशन रिलेटिव टॉप 10% एंड लेफ्ट 20%। मतलब यहाँ पे हमारा क्या है? अ, ये हमारा क्या है? टॉप है और ये हमारा क्या है? लेफ्ट है। कोई एलिमेंट पहले हमारा यहाँ पे था, जब हमने प्रॉपर्टी लगाई तो वो हमारा अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से वो क्या हो जाएगा? अपनी जगह से रिमूव हो जाएगा। ये हमारा होता है रिलेटिव पोजीशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन की। एब्सोल्यूट पोजीशन हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट पोजीशन, द एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स फ्लो। जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से रिमूव हो जाता है। ठीक है। इट इज पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशनड असिस्टर। जो ये एब्सोल्यूट पोजीशन होती है वो वर्क करता है अपने नियरेस्ट असिस्टर के बिहाफ पे। जैसे कि अब ये असिस्टर क्या होते हैं? मान लो हमारे पास एक ये डिप है, इसके अंदर हमारा एक और डिप है। तो ये हमारा क्या है? पेरेंट डिप है और ये हमारा क्या है? चाइल्ड। तो ये जब भी हम कोई पोजीशन देंगे तो ये वाला जो बॉक्स है ये इसके अकॉर्डिंग लेगा, इस वाले डिप के अकॉर्डिंग। ठीक है। इस बॉक्स के अकॉर्डिंग ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा? डिफाइन करेगा। तो ये हमारा होता है असिस्टर। इफ नो असिस्टर, if no ancestor is positions, it is position relative to the document body। अगर हमारे पास कोई भी पेरेंट डिप नहीं है तो वो किसके अराउंड होगा? बॉडी के परस्पेक्टिव से अपनी पोजीशन को रिलेटिव करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50%, लेफ्ट 30%। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ये पूरी बॉडी से मतलब नहीं रखेगा, ये वाला डिप इस डिप से मतलब रखेगा। ठीक है। और अगर हमारा कोई पेरेंट डिप नहीं है तो वो हमारा बॉडी से क्या करेगा?
50% टॉप से लेगा एंड 30% लेफ्ट से लेगा, तो वो हमारा कहीं यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं फिक्स पोजीशन की। तो फिक्स पोजीशन क्या करता है, द एलिमेंट इज पोजिशंस रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो। जो भी हमारा फिक्स पोजीशन होता है वो रिलेटिव द ब्राउजर विंडो के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को पोजीशन देता है। इट रिमेन्स फिक्स इवन व्हेन द पेज इज स्क्रॉल्ड। ये क्या करता है, मतलब एक एलिमेंट्स को फिक्स कर देता है, जब हम पेज को स्क्रॉल करते हैं तो वो हमारा क्या करता है, फिक्स करता है। जैसे कि नेविगेशन बार, कॉमनली इट इज यूज्ड कॉमनली इन नेविगेशन बार। लाइक एग्जांपल पोजीशन फिक्स टॉप 0 एंड लेफ्ट 0। तो वो हमारा कुछ यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे कोने में दिख रहा है ना, यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइप ऑफ सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या है, इंटरनल सीएसएस क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या है, इनको समझाइए विद एग्जांपल। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले हम सीएसएस के टाइप्स पढ़ने से ये देख लेते हैं कि हमारा सीएसएस क्या होता है। तो CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS is used to style the content of a web pages by adding designing elements like color, font, spacing. You can use CSS to change the look and feel of any element on a web pages, from the overall layout to individual HTML से। CSS का यूज हम क्या करते हैं, किसी भी पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। उसको जो भी उसमें कंटेंट है, उस कंटेंट को कलर देने के लिए, स्टाइल देने के लिए, बैकग्राउंड में कलर देने के लिए, मतलब हमें एक वेबसाइट के अंदर जितने भी कलर्स दिखते हैं, जो भी नहीं हमें चीजें दिखती हैं, कलरफुल दिखती हैं, वो सारे का सारा पॉसिबल होता है सीएसएस के थ्रू। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस तीन तरीके के होती हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, अब इनलाइन सीएसएस हमारा क्या होता है, inline css is applied directly inside an html element using the style attribute। जो हमारा inline css होता है वो कहाँ अप्लाई होता है, इनसाइड एन html एलिमेंट। मतलब हम इसको html एलिमेंट्स के अंदर ही क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके फीचर्स हैं अफेक्टेड ओनली वन एलिमेंट। ये हमेशा एक ही एलिमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, मतलब अगर हमने किसी एलिमेंट पे इनलाइन सीएसएस लगा दी तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वेबसाइट, ये बड़ी वेबसाइट्स के लिए सुटेबल नहीं है। लाइक एग्जांपल, मेरे पास एक पी टैग है जिसके अंदर हमने स्टाइलिंग की, जिसका हमने कलर क्या कर दिया, रेड, एंड फॉन्ट साइज हमारा क्या है, 18 पिक्सल, जिसके अंदर कुछ कंटेंट है, दिस इज द इनलाइन सीएसएस, एंड देन टैग हमने क्लोज कर दिया। तो ये पी जो है, इसका कलर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ का रेड, और फॉन्ट साइज हमारा क्या हो जाएगा, 18 पिक्सल। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल सीएसएस की। Internal CSS is defined inside the style tag within the head section of an HTML document। जो हमारा इंटरनल CSS होता है वो हम स्टाइल टैग के अंदर हेड सेक्शन में लिखते हैं, जो कि एक पेज तक ही सीमित रहता है। ठीक है, इसके फीचर क्या क्या है, फीचर हमारा क्या है, अफेक्ट ओनली वन वेब पेज, केवल एक वेब पेज को क्या करता है, अफेक्ट करता है। easier टू मैनेज देन इनलाइन सीएसएस, ये इनलाइन सीएसएस से क्या होता है, इजी होता है मैनेज करना। नॉट सुटेबल फॉर मल्टीपल पेजेस, ये मल्टीपल पेजेस के लिए सुटेबल नहीं है। लाइक एग्जांपल, हमने क्या किया, हमारा जो हेड सेक्शन है उसके अंदर हमने एक स्टाइल टैग बनाया, जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स पे क्या लगा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं कलर नाम की, जिसमें हमने कलर दे दिया ब्लू, फॉन्ट साइज हमारा क्या है, 16 पिक्सल, एंड देन हमने अपने स्टाइल को क्लोज किया, एंड देन हेड सेक्शन क्लोज कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल सीएसएस की। ये हमारी मोस्ट पॉपुलर है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है। एक्सटर्नल सीएसएस इज रिटन इन एन सेपरेट फाइल, ठीक है, डॉट सीएसएस फाइल, एंड लिंक टू एचटीएमएल यूजिंग द लिंक टैग। ठीक है, इसके फीचर क्या क्या है,
कैन इंस्टॉल मल्टीपल वेब पेजेस, easy maintenance and reusability, बेस्ट फॉर लार्ज वेबसाइट्स। ठीक है, इसको मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इजी होता है मेंटेन करना एंड रीयूजेबिलिटी भी मेन इजी है, बेस्ट है लार्ज वेबसाइट के लिए। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्या है, एक सीएसएस फाइल है जो इसका नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस। इसके अंदर हमने अपने फिर से उसी पी मतलब पैराग्राफ के ऊपर हमने अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, कलर हमने इस बार कर दिया ग्रीन और फॉन्ट साइज हमारा क्या 14 पिक्सल। ठीक है, अब हम जाएंगे अपनी एचटीएमएल फाइल में, वहां पे इस लाइन को लिखने से हम अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल की सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, लिंक, रिलेशन एंड हाइपर रेफ स्टाइल डॉट सी एस एस नॉट। अब यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से एक बार आप लोग देखिएगा, inline css is useful for small changes, internal css is suitable for a single page styling, while external css is the most preferred and efficient method for large website। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 हमारी क्या है, जावा स्क्रिप्ट, अजाक्स एंड नेटवर्किंग। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है अजाक्स आर्किटेक्चर एंड वर्किंग। अजाक्स क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो अजाक्स हमारा क्या होता है, स्टैंड्स फॉर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इट इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा क्या होता है, टेक्नोलॉजी का ग्रुप होता है, लाइक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, डोम एंड एक्सएमएल, यूज टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशंस। और इसका यूज क्यों होता है, वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इट हेल्प क्रिएट इंटरेक्टिव वेब पेजेस, ये इंटरेक्टिव वेब पेजेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव वेब पेजेस परफॉर्मेंस। अजाक्स इज आल्सो यूज टू इंक्रीज वेब स्पीड, जो अजाक्स होते हैं वो यूज होते हैं वेब पेजेस की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। अजाक्स अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद वेब पेजेस, जो अजाक्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूजर्स को हेल्प करते हैं वेब पेजेस से इंटरेक्ट करने के लिए। अजाक्स इज आल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद द सर्वर विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। अजाक्स यूजर को कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी देता है बिना ब्राउजर को रिफ्रेश किए, बिना वेब पेज को रिफ्रेश किए। Ajax use CSS and HTML DOM to display data and XML to transport application data. JavaScript is used to display dynamic content. ठीक है, Ajax is also a web browser technology that allow users to send and receive data without reloading the web pages। जो हमारा Ajax है वो क्या है, एक वेब ब्राउजर टेक्नोलॉजी है जो कि यूजर को डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए अनुमति देता है बिना पेज को रीलोड किए एंड बिना पेज को रिफ्रेश किए। दिस टेक्नोलॉजी अलाउ यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव ओनली द इंफॉर्मेशन दैट इज इम्पोर्टेंट। ये यूजर को, ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो यूजर को सेंड और रिसीव करने की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। वेब एप्लीकेशंस जो है उस पे हम क्या कर सकते हैं, मेथड यानी कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अजाक्स को रिक्वेस्ट करेंगे एंड अजाक्स हमारा क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, वेब ब्राउजर को। वेब ब्राउजर हमारा XML डेटा भेजेगा किसको, अजाक्स को, एंड देन अजाक्स हमारा क्या करेगा, HTML डेटा को वेब एप्लीकेशन यानी कि क्लाइंट के पास दोबारा से सेंड करेगा। ठीक है, अब कंपोनेंट ऑफ अजाक्स, अजाक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है। कंपोनेंट ऑफ अजाक्स, अजाक्स के जो कंपोनेंट्स हैं, इट हैज 5 कंपोनेंट्स। अजाक्स के टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, HTML सबसे पहला जो है वो HTML। HTML stands for hypertext markup language. It is a markup language used to create web pages and also to develop web applications। ये क्या है, HTML, HTML stands for hypertext markup language। इसका हम यूज करते हैं मार्क किस लिए, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, आल्सो डेवलप अ वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस के पेज को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, HTML का। ठीक है,
दिस लैंग्वेज इज यूज टू अजाक्स टू डिस्प्ले डेटा। इस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं अजाक्स के डेटा को दिखाने के लिए। ठीक है। सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है? CSS। CSS stands for Cascading Style Sheet. It is a language used to define the format of documents writing in markup language। जो CSS है हमारा, इसका यूज हम करते हैं वेब पेजेस को स्टाइल करने के लिए, और इसको कहाँ यूज करते हैं? HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर, HTML एलिमेंट्स में यूज करते हैं। ठीक है। क्यों? उनको इंटरैक्टिव बनाने के लिए। लाइक HTML अजाक्स यूज द डिस्प्ले डेटा। जो HTML है वो अजाक्स यूज करते हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। थर्ड कंपोनेंट हमारा है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डिस्प्ले वेब एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट। जावास्क्रिप्ट क्या है? हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप करते हैं, जिसके विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम क्या करते हैं? वेबसाइट से यानी कि एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। दिस लैंग्वेज इज यूज इन अजाक्स टू डिस्प्ले डायनामिक कंटेंट। इस लैंग्वेज का अजाक्स के अंदर हम यूज करते हैं डायनामिक कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। अब डोम क्या होता है? डोम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम इज यूज टू एक्सेस डेटा फ्रॉम विद इन द पेज। जो डोम होते हैं वो क्या करते हैं? डेटा को एक्सेस करते हैं कहाँ से? पेजेस से या फिर एप्लीकेशन से। जो पांचवा है वो हमारा क्या है? XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। It is used to send and receive data to the server। जो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका यूज क्यों होता है? ये यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा टू द सर्वर। इसका काम होता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजना। सर्वर जो भी डेटा देता है उसको क्लाइंट तक भेजने का काम करता है हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि हाउ डज अजाक्स वर्क। जो अजाक्स हमारा है वो कैसे काम करता है। तो in Ajax, the first request by the web browser and the first response by the web server work like web model. After this, the data is fetched from the server and the request is sent to the JavaScript। ठीक है। आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं समझ में आया तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू अपडेट द सर्वर when a user click like button, you need to handle the on click event in JavaScript। जैसे कि हम मान के चलते हैं इंस्टाग्राम पे अगर हम किसी पोस्ट को लाइक करते हैं तो जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं या फिर लाइक बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो पॉपअप है वो रेड हो जाता है, यानी हार्ट हमारा रेड हो जाता है और नंबर उसके क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? इवेंट्स लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में, और वो इवेंट्स क्या होते हैं? ऑन क्लिक इवेंट होते हैं। ठीक है। When this event is generated, the user called a function। और इन्हीं इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? जावा के अंदर फंक्शन बोलते हैं। In this function calls, the user forward this request to the server using the XML HTTP request object। ठीक है। अब यूजर क्या करता है? अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है कहाँ? सर्वर पे, with the help of XML HTTP request object के थ्रू। दिस रिक्वेस्ट पासिस थ्रू द अजेक्स इंजन टू द सर्वर। और ये जो रिक्वेस्ट होती है वो किसके थ्रू पास होती है? तो वो पास होती है अजेक्स इंजन के थ्रू। कहाँ पे? सर्वर पे। द अजेक्स इंजन इज कंबाइन द जावास्क्रिप्ट एंड XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। जो अजेक्स इंजन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स का एंड XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का। दिस इंजन एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू द server in the background of the web pages and update the number of likes। अभी हमारा क्या होता है? एक इंजन होता है जो कि कहाँ स्टेब्लिश होता है, मतलब कहाँ पे काम करता है? बैकएंड में, किसी भी वेब पेजेस के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड इवेंट विद एग्जांपल। जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या है? इवेंट्स क्या है? और ऑब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में। तो हम
जानते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, जहां पे हमें जरूरत पड़ती है उस कोड को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। सिंपली फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। हम लोग जानते हैं कि फंक्शन हमारा यही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है। आ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक फंक्शन हमारा क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको डिजाइन किया था किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। फंक्शन हेल्प टू रिड्यूस कोड एंड मेक प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड। जो फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कोड को रिड्यूस करने के लिए, एरर को कम करने के लिए। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, कोड और मॉडुलर दिखता है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, फंक्शन एंड देन फंक्शन का नेम एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर हम जो काम करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं करली ब्रेसेस के अंदर। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक फंक्शन है ग्रीट नाम का जिसके अंदर नेम नाम से हमने एक पैरामीटर बनाया है। अलर्ट हम कर रहे हैं हेलो नेम। अब ये नेम यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, हमने पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया। जब हमने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया तो उसके अंदर हमने नेम की वैल्यू पास कर दी है रजनीश। तो अब यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो रजनीश। की पॉइंट क्या है इसके, की पॉइंट्स क्या है, फंक्शंस कैन टेक पैरामीटर्स। जो फंक्शन होते हैं वो पैरामीटर्स ले सकते हैं। ठीक है, फंक्शन फंक्शंस कैन रिटर्न वैल्यू यूजिंग रिटर्न। जो फंक्शन होते हैं वो वैल्यू को रिटर्न करते हैं यूजिंग रिटर्न कीवर्ड्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होती है, कलेक्शन होते हैं प्रॉपर्टीज की एंड वैल्यू पेयर एंड मेथड यानी कि फंक्शन। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर्स की प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। ऑब्जेक्ट आर यूज टू स्टोर रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा को मतलब रिलेटेड डेटा को एक फंक्शन के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने कोई एक फंक्शन बनाया सम नाम का, तो वो क्या करे, 2 नंबर या 3 नंबर को ऐड करने का ही काम करे। ऐसा नहीं कि हम 2 नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं और वो हमें क्या दे रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके दे रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो हमारा फंक्शन होता है वो फंक्शन का नेम हमें उसके वर्क से रिलेटेड रखना चाहिए। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स की अगर हम बात करें, लेट ऑब्जेक्ट नेम, देन हमने क्या बनाया अपना ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी 1 एंड वैल्यू 1, प्रॉपर्टी 2 वैल्यू 2, मेथड 1 एंड फंक्शन। उसके बाद हमने क्या लिखा है, अपना फंक्शन का कोड जो हम काम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेट स्टूडेंट, हमने एक स्टूडेंट बनाया। स्टूडेंट नाम से हमने एक मेथड बनाया जिसके अंदर नेम हमारा क्या है, रवि है, एज 17 ईयर एंड ग्रीट। हमने एक जो फंक्शन है वो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन हमारा क्या है, अलर्ट हेलो दिस डॉट नेम। ठीक है, दिस हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए काम करता है। तो नेम हमारा क्या आएगा, ये नेम जो है स्टूडेंट, इसका हमारा नाम इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। तो स्टूडेंट डॉट ग्रीट, जब हमने स्टूडेंट डॉट ग्रीट फंक्शन को कॉल किया तो हमारा आएगा हेलो रवि। तीसरा हमारा क्या है, जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स। एन इवेंट इज एन एक्शन परफॉर्म बाय द यूजर। जो इवेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक एक्शन को परफॉर्म करते हैं किसके थ्रू, यूजर के थ्रू। लाइक क्लिकिंग अ बटन और मूविंग द माउस। अब ये इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है क्लिक द बटन हो, माउस मूविंग का हो, डबल क्लिक का हो, बहुत सारे इवेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिकिंग अ बटन एंड मूविंग अ माउस, ये इवेंट्स दिए हैं। तो जावास्क्रिप्ट का रिस्पॉन्स टू इवेंट यूजिंग इवेंट हैंडलर। जो जावास्क्रिप्ट होते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं किसके थ्रू, इवेंट्स के बिहाफ पे। क्या एग्जाम्पल, बटन ऑन क्लिक से हेलो क्लिक मी बटन। ठीक है, अब हमने इसमें एक क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया। मतलब हमने एक फंक्शन बनाया से हेलो नाम का जिसके अंदर हमने एक अलर्ट दिया है बटन क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे क्लिक मी पे तो ये फंक्शन चलेगा और हमें क्या देगा,
बटन क्लिक्ड, मैसेज देख। ठीक है, अब कॉमन इवेंट्स क्या क्या हैं? कुछ कॉमन इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो ऑन क्लिक हो गया, ऑन माउस ओवर, ऑन चेंज, ऑन लोड, ये सब हमारे क्या है? कॉमन इवेंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? टीसीपी आईपी क्लाइंट सर्वर सॉकेट कम्युनिकेशन थ्योरी, हैवी एंड रियल। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टीसीपी आईपी क्लाइंट सर्वर सॉकेट, ये हमारा क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा टीसीपी क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या है? इन वेब टेक्नोलॉजी, टीसीपी आईपी सॉकेट आर यूज्ड टू communicate between two programs, usually between a client like a browser or user application and a server, a machine that provides services like web pages, files और data। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? टीसीपी आईपी। थिंक ऑफ इट लाइक अ टेलीफोन कनेक्शन। आप सोचो कि जो हम मोबाइल फोन से बात करते हैं वो कैसे हो पाता है। तो चलिए देखते हैं। वन साइड सर्वर वेट फॉर अ कॉल, अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो वो क्या करता है? वेट कर रहा होता है। द अनदर साइड ऑफ क्लाइंट मेक द कॉल। ठीक है, when both connect they can talk, send and receive data। this connection between client and server is established using a socket। अब ये जो हम मोबाइल के थ्रू बात कर पाते हैं वो किसके थ्रू होता है? ये सारा का सारा हमारे सॉकेट के थ्रू पॉसिबल है। अब सॉकेट क्या होता है? A socket is a endpoint for sending or receiving data across a network. It connects a applications layer and transport layer, यानी कि TCP IP in the इंटरनेट मॉडल। जो हमारा सॉकेट है वो हमारा क्या है? एक एंड पॉइंट है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, किस पे? अक्रॉस द इंटरनेट। इट कनेक्ट द एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये क्या करता है? एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर को कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड और रिसीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मॉडल। A socket is uniquely identified by the combination of IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। अब IP एड्रेस हमारा जो होता है वो क्या होता है? एक नेटवर्क लेयर होते हैं, और ट्रांसपोर्ट यानी कि पोर्ट नंबर हमारे क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है? एक IP एड्रेस है, जहाँ पे हम हर एक डिवाइस का IP एड्रेस क्या होता है? यूनिक होता है। ये आईपी एड्रेस हम मान के चल रहे हैं किसी हमारे कंप्यूटर का क्या है? आईपी एड्रेस है, जिसका पोर्ट हमारा क्या है? 8080 पोर्ट नंबर यूज बाय द एप्लीकेशन। अब ये जो पोर्ट्स होते हैं वो कौन यूज करता है? एप्लीकेशन यूज करती है। ठीक है, अच्छा, अब क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारा क्या होता है? तो क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसमें सर्वर पहले हम देख लेते हैं कि सर्वर हमारा क्या है। सर्वर वेट फॉर इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट, ये क्या करता है? सर्वर जो हमारा होता है वो वेट करता है आने वाली रिक्वेस्ट को। ठीक है, कनेक्शन रिक्वेस्ट को। लिसन होना स्पेसिफिक पोर्ट, स्पेसिफिक पोर्ट्स को क्या करता है? लिसन करता है। रिस्पॉन्स टू क्लाइंट रिक्वेस्ट लाइक एग्जांपल वेब पेज, फाइल्स और डेटाबेस क्वेरी, ये सब हम आपको पहले भी बता चुके हैं अभी ऊपर। क्लाइंट इनिशियल कनेक्शंस टू द सर्वर, जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सर्वर से इनिशियल कनेक्शन अपने बिल्डअप करते हैं। सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्स, ये सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर इनको क्या करता है? रिस्पॉन्स बैक करता है। अब टाइप ऑफ सॉकेट, सॉकेट कितने तरह के होते हैं? तो सॉकेट मेनली टू टाइप्स के होते हैं, टीसीपी सॉकेट एंड यूडीपी सॉकेट। अब जो टीसीपी सॉकेट होता है इसमें डेटा स्लो ट्रांसफर होता है, मोर क्या है? रिलायबल। बट यूडीपी जो होता है इसमें क्या होता है? डेटा बहुत फास्ट ट्रांसफर होता है, लेकिन इनका यूज हम कहाँ करते हैं? गेम हो गया, वीडियो कॉलिंग, इन सब में हमारा यूडीपी यूज होता है। बट नॉर्मल कॉल में या फिर डेटा ट्रांसफर के लिए हम क्या करते हैं? टीसीपी सॉकेट का यूज करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, जैसे कनेक्शंस ओरिएंटेड लाइक अ फोन कॉल से, जब हम फोन से किसी से बात कर रहे होते हैं आइडियो कॉल पे, तो उस टाइम पे जो हमारा
कनेक्शन होता है वो टीसीपी सॉकेट होता है, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है, ठीक है। इट इज रिलायबल इंश्योर डेटा डिलीवर इन अ करेक्ट ऑर्डर। ये रिलायबल होता है, जो भी हम डेटा सेंड कर रहे होते हैं, मतलब जो भी हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं, वो हमारी क्या होती है, एक सीक्वेंस में डिलीवर हो रही होती है, ठीक है। यूज्ड इन मोस्ट वेब एप्लीकेशंस HTTP, HTTPS एंड FTP। ये HTTP, HTTPS एंड FTP इनमें भी यूज होता है। यूडीपी हमारा क्या होता है, यूडीपी सॉकेट यूज डेटाग्राम प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस लाइक सेंडिंग अ मैसेज विदाउट रिप्लाई। ये हमारा कनेक्शन लेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं बिना किसी रिप्लाई के, जैसे कि व्हाट्सएप चैट। फास्टर बट लेस रिलायबल। ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू टीसीपी, बट लेस रिलायबल होता है। यूज्ड इन वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेम्स ETC, जैसे कि वीडियो कॉल हो गया, एंड ऑनलाइन गेम्स लाइक PUBG। In web technology, we mainly study TCP socket because the web uses TCP IP for communication. ठीक है ना। Architecture and working mechanism. The communication follow a strict sequence of system calls function। जो भी communication होते हैं वो follow करते हैं कैसे, strict sequence of system calls, ठीक है। The server act ऐसा पैसिव प्रोवाइडर, जो सर्वर हमारे होते हैं वो एक पैसिव प्रोवाइडर की तरह एक्ट करते हैं, while द क्लाइंट एक्ट एज एन एक्टिव रिक्वेस्टर, ठीक है। जो क्लाइंट होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, एक एक्टिव रिक्वेस्टर की तरह एक्ट करते हैं। अब इसका जो आर्किटेक्चर है वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस क्वेश्चन को मिस मत करना, ये आता ही आता है, हर साल आता है। इसमें क्या होता है, सर्वर प्रोसेस होता है और क्लाइंट प्रोसेस होता है। सर्वर प्रोसेस के पास क्या होता है, सॉकेट, वाइंड, लिसनर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, रीड करता है, राइट करता है एंड क्लोज हो जाता है। लेकिन जो क्लाइंट होता है उसके पास सॉकेट होता है, कनेक्शन होता है, राइट ऑन, रीड देन क्लोज, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो क्या करता है, सॉकेट होते हैं, वाइंड। तो आप भी इस फिगर को अच्छे से देख लेना, और मैं बोलूंगा कि आप इसको एकदम रट के ही जाना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। जैसे कि हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा सर्वर साइड स्टेप्स थे। सर्वर साइड स्टेप्स क्या थे, सॉकेट। सॉकेट का काम क्या होता है, क्रिएट एन एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन। जो सॉकेट हमारा होता है वो एंड पॉइंट कम्युनिकेशन करता है। बाइंड, बाइंड का काम होता है एसोसिएशन, असाइनिंग अ लोकल प्रोटोकॉल एड्रेस लाइक IP प्लस पोर्ट, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर टू द सॉकेट। ये सॉकेट को क्या करवाता है, प्रोटोकॉल IP एड्रेस देता है। लिसनर क्या करता है, कन्वर्ट द सॉकेट इनटू अ लिसनिंग सॉकेट टू एक्सेप्ट इनकमिंग कनेक्शंस रिक्वेस्ट। इट डिफाइन अ सीक्वेंस फॉर पेंडिंग कनेक्शंस। जो लिसनर होता है वो कन्वर्ट करता है सॉकेट को लिसनिंग सॉकेट्स में, एक्सेप्ट करता है आने वाले सभी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एंड डिफाइन करता है, और एक क्यू के अंदर उनको क्या करता है, स्टोर कर देता है, मतलब पेंडिंग कर देता है, ठीक है। एक्सेप्ट क्या करता है, द सर्वर ब्लॉक अंटिल अ कनेक्शन रिक्वेस्ट अराइव, इट रिटर्न अ न्यू डिस्क्रिप्टर स्पेसिफिकली फॉर दैट पार्टिकुलर क्लाइंट। रीड एंड राइट क्या करता है, डेटा इज एक्सचेंज विद द क्लाइंट। रीड एंड राइट ऑपरेशन क्या करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करते हैं, किससे, क्लाइंट से। क्लोज, टर्मिनेट द कनेक्शन। जब हमारे ये सारे ऑपरेशन हो जाते हैं तो हम अपने ऑपरेशन को क्लोज कर देते हैं। क्लाइंट साइड स्टेप्स क्या क्या होते हैं, सॉकेट, क्रिएट अ सॉकेट डिस्क्रिप्टर। कनेक्टर का काम होता है, द क्लाइंट इनिशिएट थ्री वे हैंडशेकिंग टू कनेक्ट द सर्वर IP एंड पोर्ट। राइट एंड रीड, सेंड सीक्वेंस एंड रिसीव रिस्पॉन्स। ये क्या करते हैं, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को और रिसीव करते हैं रिस्पॉन्स को, क्लोज कर देते हैं, क्लोज द कनेक्शन एंड देन कनेक्शन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 4। यूनिट 4 हमारी क्या है,
EGS, Node.js एंड MongoDB। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन हो Node.js आर्किटेक्चर एंड फीचर। Node.js क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं? तो हम देखते हैं Node.js। Node.js is an open source cross-platform JavaScript runtime environment. It allow running JavaScript outside the browser mainly for server-side programming. ठीक है। Built on Google Chrome V8 engine for fast execution। अब जो हमारा Node.js है ये ना तो कोई फ्रेमवर्क है और ना ही कोई लाइब्रेरी है। ये हमारा क्या है, एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसको क्या किया, गूगल क्रोम ने बिल्ट किया था फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ Node.js। अब फर्स्ट क्या हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट फेस। जो भी हमारा Node.js का आर्किटेक्चर है उसमें हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, क्लाइंट रिक्वेस्ट फेस। क्लाइंट क्या करता है, सेंड अ रिक्वेस्ट टू द Node.js सर्वर। जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट को सेंड करता है कहाँ, Node.js सर्वर पे। एंड ईच रिक्वेस्ट इज एडेड टू द इवेंट क्यू, और हर एक रिक्वेस्ट को क्या करता है, इवेंट क्यू में ऐड कर देता है। सेकंड फेस हमारा क्या है, इवेंट लूप फेस। द इवेंट लूप फेस continuously check the event queue and pick up request one by one in a loop। जो इवेंट लूप फेस होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली चेक करता रहता है इवेंट क्यू को, और वन बाय वन करके उसमें से रिक्वेस्ट को क्या करता है, पिक करता रहता है। थर्ड फेस हमारा क्या है, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। सिंपल एंड नॉन ब्रेकिंग टास्क आर हैंडल इमीडिएटली बाय द मेन थ्रेड। ठीक है। कॉम्प्लेक्स ब्लॉकिंग टास्क आर ऑफर्ड टू द थ्रेड पूल। फोर्थ फेस हमारा क्या है, रिस्पॉन्स फेस। व्हेन ब्लॉकिंग टास्क कंप्लीट द कॉलबैक आर प्लेस्ड इन अ कॉलबैक क्यू। जब हमारी ब्लॉकिंग टास्क कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कॉलबैक को प्लेस कर देते हैं कॉलबैक क्यू में। इवेंट लूप प्रोसेस कॉलबैक एंड सेंड रिस्पॉन्सेस। इसी तरीके से हमारा क्या है, इवेंट लूप प्रोसेस होता रहता है जब तक कि उसमें क्या होते हैं, रिक्वेस्ट पड़ी रहती है, तब तक कि वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, एंड जब एंड वन बाय वन करके उनको रिस्पॉन्स सेंड करता रहता है क्लाइंट। ठीक है। अब आर्किटेक्चर देखते हैं, Node.js आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर हमारा Node.js आर्किटेक्चर में जैसे कि हमने क्या बताया कि जो यूजर होता है वो क्या करता है, एप्लीकेशन को यूज करता है और वहां से रिक्वेस्ट करता है, और किसके थ्रू, V8 इंजन के थ्रू। ये हमारा किसने डेवलप किया था, क्रोम V8 इंजन फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन। अब ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और ये रिक्वेस्ट हैंडल कौन करता है, इवेंट क्यू। ये सारी की सारी रिक्वेस्ट कहाँ स्टोर होती है, इवेंट क्यू के अंदर, जब तक कि हमारा इवेंट क्यू क्या करता है, इवेंट क्यू सारी की सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करके रखता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं, जो हमारा एग्जीक्यूट कॉल बैक है वो वन बाय वन करके क्या करता है, रिक्वेस्ट को पिक करता है कहाँ से, इवेंट क्यू से। एंड देन इवेंट क्यू क्या करता है, जब खाली हो जाता है तो फिर ये दोबारा क्या करता है, एग्जीक्यूट कॉल बैक करके उनको रिस्पॉन्स सेंड करता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आर्किटेक्चर Node.js का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, CRUD ऑपरेशन। CRUD ऑपरेशन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवनली ये हर साल आपको AKTU एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। CRUD operation in MongoDB refers to the four basic components and operations used to work with data in a MongoDB database। अब किसी भी डेटाबेस में मेनली चार ऑपरेशंस होते हैं, CRUD यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इन चार ही ऑपरेशन पे हम क्या करते हैं, पूरे डेटाबेस को हैंडल करते हैं, चाहे वो हमारा MongoDB हो, SQL हो, या फिर RDBMS हो। ठीक है। अब MongoDB CRUD ऑपरेशन जो है, क्रिएट हमारा दो ऑपरेशन यूज करता है। एक हमारा क्या है, इंसर्ट वन एंड इंसर्ट मैनी। इसी तरीके से रीड, फाइंड वन एंड फाइंड
अपडेट क्या करता है, अपडेट वन, अपडेट मैनी एंड रिप्लेस वन, तीन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एंड डिलीट, डिलीट वन एंड डिलीट मैनी, ये क्या करते हैं, ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या था, मीनिंग द क्रिएट ऑपरेशंस इन मोंगोडीबी। सबसे पहला हमारा क्या था, क्रिएट ऑपरेशन। क्रिएट ऑपरेशन क्या करता है, यूज टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट इनटू अ कलेक्शन। यूजिंग क्रिएट ऑपरेशन हम क्या करते हैं, अपने हम इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट कहाँ, कलेक्शन के अंदर। अब ये कलेक्शन क्या है, कलेक्शन हमारा डेटाबेस है। मोंगोडीबी में हम डेटाबेस को ही कलेक्शन बोलते हैं, और जो भी हमारी क्या रहती है, एंटिटी रहती है डेटाबेस के अंदर, जो भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो MongoDB provide two different create operations that you can use to insert document inside into a collection. कलेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने के लिए कलेक्शन में यहाँ पे दो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। सब फर्स्ट वन इज इंसर्ट वन एंड इंसर्ट मैनी। ठीक है, अब इंसर्ट वन क्या करता है, इंसर्ट वन ऑपरेशन अलाउ यू टू इंसर्ट वन डॉक्यूमेंट इनटू कलेक्शन। इंसर्ट वन ऑपरेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट को कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, db.collection.insert1। ठीक है, एंड देन इसके अंदर हम अपनी एक क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। लाइक नेम हमारा क्या है, राहुल, एज 18, क्लास 12 एंड मार्क्स हमारे क्या है, 85। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इंसर्ट वन डॉक्यूमेंट इन अ कलेक्शन। इसी तरीके से हमारे पास होता है इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मैनी क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंसर्ट मल्टीपल आइटम्स एट वन टाइम बाय कॉलिंग अ इंसर्ट मैनी मेथड। अब इंसर्ट मैनी क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को या फिर डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए कलेक्शन में। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डीबी डॉट स्टूडेंट नाम से हमने एक कलेक्शन बनाया है, इंसर्ट मैनी। अब इसके लिए सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारी क्या होती है, सबसे पहले हमारी ब्रेसेस एंड देन हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रेसेस। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर हम इनको की और वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं। जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और एज इज टू 17, यानी कि जो 17 हमारा है वो इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर को कभी हम करली ब्रेसेस डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स में नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम जो कोट्स के अंदर लिखते हैं, चाहे वो सिंगल कोड या डबल कोड हो, वो कोट्स में अगर हमने लिख दिया तो वो हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग बन जाएगा, हमारा इंटीजर नहीं रहेगा। ठीक है, अब सेकंड ऑपरेशन क्या है, रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन रिट्रीव डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कलेक्शन, यू कैन यूज फिल्टर टू फाइंड स्पेसिफिक डेटा। रीड ऑपरेशन का काम होता है कलेक्शन से डेटाबेस को रिट्रीव करने का। यहाँ भी दो ऑपरेशन होते हैं, फाइंड एंड फाइंड वन। तो फाइंड का काम क्या होता है, रिटर्न ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट मैच द फिल्टर, रिटर्न ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट मैच द फिल्टर, रिटर्न अ कर्सर। हम जो भी क्या करते हैं, मान लो हमने कोई एक क्वेरी लिखी, तो जित उस क्वेरी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट क्या होंगे, मैच करेंगे, वो सारे के सारे हमें क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन रिटर्न फाइंड जो जो फाइंड ऑपरेशन होता है, फाइंड ऑपरेशन सब कुछ हमें शो कर देता है जितना हमारे कलेक्शन के अंदर होता है। फाइंड वन में क्या होता है, रिटर्न ओनली द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट मैच द फिल्टर। अगर हमारे डेटाबेस के अंदर क्या है, मान लो स्टूडेंट डॉट फाइंड क्लास 12th लिखा है, तो सबसे पहला जो स्टूडेंट क्लास 12th में होगा उसको रिटर्न करेगा। फिर हमारे डेटाबेस में कितने भी हों 12th में, उससे फर्क नहीं पड़ना, सबसे पहली जो हमें मिल जाएगी ऑब्जेक्ट यानी कि डॉक्यूमेंट, वो हमें रिटर्न करके देगा। तीसरा हमारा क्या है, अपडेट ऑपरेशन। अपडेट ऑपरेशन मॉडिफाई एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट्स, यू कैन अपडेट अ सिंगल फील्ड, मल्टीपल फील्ड्स और रिप्लेस एन एंटिटी डॉक्यूमेंट। अपडेट ऑपरेशन क्या करता है, मल्टीपल फील्ड्स को अपडेट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पे 3 ऑपरेशन होते हैं, अपडेट वन, अपडेट मैनी एंड रिप्लेस वन। अपडेट वन क्या करता है, अपडेट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट मैच द फिल्टर। अपडेट मैनी क्या करता है, अपडेट मैनी ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट मैच द फिल्टर। एंड रिप्लेस का काम होता है, रिप्लेस द एंटायर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फॉर द आईडी। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हैं या फिर रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरी चीज से, तो उसको हमेशा हम प्रेफर करते हैं कि उसकी आईडी हम क्या करें, एक्सेस करें, एंड देन उसको हम क्या करें, रिप्लेस करें। इसका ये एग्जांपल है, आप लोग एग्जांपल ध्यान से देख लीजिएगा। फोर्थ हमारा क्या है, डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन रिमूव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन। डिलीट ऑपरेशन क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को रिमूव कर देता है, कहाँ से, कलेक्शन से। ठीक है। डिलीट वन, रिमूव द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द फिल्टर। डिलीट वन का काम होता है पहले डॉक्यूमेंट्स को रिमूव कर देगा जो कि क्या करता है, मैच करता है कलेक्शन में पहला डॉक्यूमेंट। डिलीट मैनी, रिमूव ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट मैचेस द फिल्टर। जो भी हमने फिल्टर किया है और उस फिल्टर के अकॉर्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे कलेक्शन के अंदर, वो सारे के सारे क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, लाइक एग्जांपल इस तरीके से हम लिखते हैं। अब की डिफरेंस हम देख लेते हैं, एसक्यूएल बिटवीन द मोंगोडीबी। ऑपरेशन हमारा क्या है, मोंगोडीबी मेथड एंड एसक्यूएल इक्विवेलेंट। क्रिएट हम कैसे करते हैं, मोंगोडीबी में हमें पता है दो ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट वन एंड इंसर्ट मैनी, बट एसक्यूएल में केवल एक ही ऑपरेशन होता है, इंसर्ट इनटू। डेटा को फैच करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड का यूज करते हैं मोंगोडीबी में, और फाइंड वन का यूज करते हैं, लेकिन एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट, अपडेट वन एंड अपडेट मैनी का यूज करते हैं एसक्यूएल में, और सॉरी, मोंगोडीबी में अपडेट वन एंड अपडेट मैनी का यूज करते हैं, लेकिन एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, केवल अपडेट का यूज करते हैं। डिलीट में हम क्या यूज करते हैं, डिलीट वन एंड डिलीट मैनी, और एसक्यूएल में हम सीधा लिखते हैं डिलीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस एंड रेस्टफुल एपीआई। तो एक्सप्रेस जेएस और रेस्टफुल एपीआई ये क्या होते हैं, तो चलिए इनको भी देखते हैं। एन एपीआई is allow needed to create mobile applications, single page applications uses ajax calls and provide data to client. And popular architecture style of how a structure and name these APIs, and the endpoint is called REST, यानी कि representational transfer state. HTTP 1.1 was designed keeping REST principle in mind. REST is introduced by Roy Fielding in 2000 in his paper Fielding Distribution. ठीक है। अब मेथड क्या होते हैं, ये कुछ मेथड है, जैसे कि हमारा गेट हो गया, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो यहाँ पे गेट मेथड से स्लैश मूवीज, ये हमारी क्या है, सेव कैसेबल है, मतलब फंक्शन इसका क्या है, गेट द लिस्ट ऑफ ऑल मूवीज एंड देयर डिटेल्स। सेकंड हमारा क्या है, स्लैश मूवी स्लैश 1 to 3, मतलब हम कोई एक मूवी को फैच करना चाह रहे हैं, ठीक है, विद उसकी आईडी से। तो क्या है, गेट द डिटेल ऑफ मूवी आईडी 1 to 3। जिस मूवी की आईडी 1 to 3 है, हमें बस वही मूवी चाहिए। पोस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू मूवी विद द डिटेल प्रोवाइडेड रिस्पॉन्स कंसिस्टेंस द यूआरएल फॉर दिस न्यूली क्रिएटेड रिसोर्सेस। अब पुट का यूज क्यों होता है, मॉडिफाई के लिए। तो स्लैश मूवी स्लैश 1 2 3 4, हम उस मूवी को क्या करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, जिसकी आईडी क्या है, 1 2 3 4 है। तो मॉडिफाई मूवी आईडी दिस 1 2 3 4, क्रिएट वन इफ इट डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, तो रिस्पॉन्स कंटेन द यूआरएल फॉर द न्यूली क्रिएटेड रिसोर्सेस। अब डिलीट, डिलीट हम क्या करना चाह रहे हैं, स्लैश मूवीज स्लैश 1 to 3। इसमें क्या करना चाह रहे हैं, मूवी आईडी 1 to 3 शुड बी डिलीटेड इफ द एग्जिस्ट रिस्पॉन्स शुड कंटेन द स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट।
डिलीट और पुट, ये हमारी क्या होती है, इनवैलिड होती है, शुड बी इनवैलिड। यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 5 में हमारा क्या है, सर्वलेट एंड जेएसपी। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला हमारा क्या है, सर्वलेट लाइफ साइकिल विद नीड डायग्राम। आंसर, a servlet is a JavaScript program that runs on a servlet to handle client requests and generate dynamic responses. The servlet lifecycle is entirely managed by servlet containers, which use to jakarta.servlet.servlet interface to manage servlet object. Understanding the lifecycle helps in writing efficient and resource safe web applications. जो हमारा सर्वलेट क्या है, हमारा एक जावा प्रोग्राम है जो कि रन करता है सर्वर पे, तो हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड जनरेट डायनामिक रिस्पॉन्स। ये सर्वलेट क्या करता है, हैंडल करता है क्लाइंट के रिक्वेस्ट को और जनरेट करता है डायनामिक रिस्पॉन्सेस। द क्लाइंट द सर्वलेट लाइफ साइकिल इज इंटायरली मैनेज द सर्वलेट कंटेनर। जो सर्वलेट लाइफ साइकिल होती है वो क्या करती है, सर्वलेट को मैनेज करती है और कंटेन की रहती है, इसकी रिक्वेस्ट को और प्रोसेस को बताती है। ठीक है, स्टेट ऑफ द सर्वलेट लाइफ साइकिल, सर्वलेट लाइफ साइकिल के स्टेट्स क्या क्या है। द सर्वलेट लाइफ साइकिल कंटेन्स ऑफ 4 मेन स्टेजेस। जो सर्वलेट लाइफ साइकिल होता है वो टोटल 4 स्टेजेस को क्या करता है, कंटेन करता है। पहला हमारा क्या है, लोडिंग का सर्वलेट। दूसरा हमारा क्या है, इनिशियलाइजिंग का सर्वलेट। थर्ड हमारा क्या है, हैंडलिंग का क्लाइंट रिक्वेस्ट। एंड फोर्थ हमारा है डिस्ट्रॉइंग का सर्वलेट। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल, इसमें क्या है, स्टेजेस ऑफ सर्वलेट लाइफ साइकिल। सबसे पहले हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है कोई भी प्रोसेस तो वो कहाँ जाएगा, लोडिंग एंड इनिशियलाइजेशन में। यहाँ पे हमारा एक मेथड होता है इनिट, ये केवल एक बार ही चलता है। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारा प्रोसेस होता है इनिशियलाइज्ड, क्या करता है, न्यू नाउ रेडी टू सर्विस। एंड देन सर्विस हमारा क्या करता है, बार बार रिपीट करता रहता है जब तक कि हमारा प्रोसेस डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जैसे ही हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है हम कहाँ पहुंच जाते हैं, एंड ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, हमारी लाइफ साइकिल यहीं पे एंड हो जाती है। लोडिंग अ सर्वलेट, सबसे पहला हमारा स्टेज क्या है, लोडिंग अ सर्वलेट। द कंटेनर फर्स्ट लोकेट द लोड्स द dot class and the file servlet into memory. This usually happens when the servlet start or when the first request for that servlet is made. ठीक है, ये क्या करता है, लोडिंग का सर्वलेट क्या करता है, कंटेन फर्स्ट लोकेशन द लोड क्लास फाइल एंड सर्वलेट इनटू मेमोरी। जो ये है, ये क्या करता है, डॉट क्लास को सर्वलेट मेमोरी में क्या करता है, स्टोर करता है। दिस यूजली हैपेंस व्हेन अ सर्वर स्टार्ट और व्हेन द फर्स्ट रिक्वेस्ट और दैट सर्वलेट इज मेड। सेकंड हमारा क्या है, इनिशियलाइजिंग अ सर्वलेट। वंस द क्लास इज लोडेड, the container create an instance of the servlet by calling on argument constructor. ठीक है, इंस्टेंट ऑफ द सर्वलेट by calling its no argument constructor. This happens only once, ये केवल एक ही बार होता है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, हैंडलिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट। मतलब दिस इज द हार्ट ऑफ द सर्वलेट, ये हमारा क्या है, सर्वलेट का हार्ट है। फॉर एवरी क्लाइंट रिक्वेस्ट द कंटेनर कॉल्स द सर्विस मेथड। ये क्या करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और सर्विस मेथड को कंटेन करता है। द कंटेनर क्रिएट अ न्यू थ्रेड फॉर ईच रिक्वेस्ट। जो कंटेनर होता है वो हर बार क्या करता है, एक नए थ्रेड को क्रिएट करता है फॉर एवरी रिक्वेस्ट। द सर्विस मेथड चेक द HTTP रिक्वेस्ट टाइप, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट etc and dispatch it to the corresponding method, do get method and to post method. ठीक है, this stage can occur thousand of times throughout the life of the servlet.
अब फोर्थ स्टेज हमारे क्या है, डिस्ट्रॉय सर्वलेट। व्हेन द सर्वर is shutting down or the container needs a reclaim memory, it calls the destroy method. This is your chance to choose database connection, stop background thread, and save any state to a life after destroy executes the servlet instance and marked for garbage collection. ठीक है, अब सर्वलेट लाइफ साइकिल के मेथड क्या क्या हैं? देयर आर थ्री लाइफ साइकिल मेथड्स ऑन ऑफ अ सर्वलेट। सबसे पहला हमारा क्या है, इनिट एंड देन सर्विसेज एंड देन डिस्ट्रॉय। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा इनिट है, कॉल्ड ओनली वंस, केवल ये एक ही बार कॉल होता है। देन क्या हम कहाँ पहुंच जाते हैं, सर्विस स्टेज पे। सर्विस स्टेज क्या करता है, सर्विस हैंडल मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सेंड रिस्पॉन्स। मल्टीपल क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और फिर क्या करता है, रिस्पॉन्स को सेंड करता है। एंड डिस्ट्रॉय क्या होता है, कॉल्ड ओनली वंस, डिस्ट्रॉय भी केवल एक ही बार क्या होता है, कॉल होता है। अब बात करते हैं सेशन ट्रैकिंग टेक्निक इन सर्वलेट। सर्वलेट के अंदर सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? In a stateless protocol like HTTP, the server doesn't remember who are between different request. Session tracking is the mechanism used to maintain state and and identify a user across multiple page widgets. There are four primary techniques used in Java servlet to achieve this. अब जो कुकीज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्मॉल, बहुत ही छोटे डेटा को स्टोर करती हैं। अब ये याद रखते हैं कि कोई भी क्लाइंट या कोई यूजर जो एक बार वेबसाइट पे विजिट किया है, तो उसके क्रेडेंशियल को मैच करता है कि वो हमारी वेबसाइट पे लॉगिन है या लॉग आउट है। ठीक है, अगर वो लॉगिन रहता है तो वो सारी की सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाता है, नहीं तो वो ट्रैक कर लेता है कि ये हमारा यूजर नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुकीज की। सबसे पहला हमारा क्या है, कुकी, स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट ब्राउजर। जो कुकीज होती हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल डेटा को स्टोर करवाते हैं, कहाँ पे, क्लाइंट के ब्राउजर पे। ठीक है, अब इस डेटा का साइज जो होता है वो कितना हो सकता है, अराउंड 4 KB। द सर्वर सेंड अ cookies to the client and the client send back with each request। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, यूआरएल रीराइटिंग। यूआरएल रीराइटिंग में क्या होता है, सेशन इंफॉर्मेशन इज अपेंड टू द यूआरएल एज पैरामीटर। ठीक है, जो सेशन इंफॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, अपेंड करता है यूआरएल को एज अ पैरामीटर यूज्ड व्हेन कुकी आर डिसेबल इन द ब्राउजर। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, हिडन फॉर्म फील्ड। हिडन इनपुट फील्ड्स आर एडेड टू HTML form. Data is appended when the form is submitted. Data is appended when form is submitted. Like example, input type hidden, name user ID value 101। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, HTTP सेशन। HTTP सेशन में हमारा क्या होता है, सर्वर साइड सेशन मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, स्टोर यूजर डेटा ऑन अ सर्वर आइडेंटिफाई बाय द यूनिक सेशन आईडी। अब जो HTTP सेशन क्या होता है वो क्या करता है, सर्वर सर्वर साइड पे सेशन को मैनेजमेंट टेक्निक होती है जहाँ पे यूजर के क्रेडेंशियल को स्टोर करता रहता है। ठीक है, एंड ये आइडेंटिफाई करता है यूनिक सेशन आईडी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स एनी 5। ये हमारा क्वेश्चन है, JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स एनी 5। ठीक है, मतलब कोई 5 हमें क्या बताने, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स बताने हैं JSP के। So in JSP Java server pages, implicit objects are predefined objects created by the JSP container and are available automatically. No need to declare them. ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होते रहते हैं, कंटेन होते रहते हैं। यहाँ पे हमें डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बिलो आर
JSP implicit objects with brief explanation। अच्छा, अभी हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ JSP implicit ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जिनको नाम से ही आपको समझ में आता है कि इनका काम क्या है। जैसे कि पहला हमारा क्या है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या करता है, हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट डेटा। ठीक है, जो रिक्वेस्ट होता है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को क्या करता है, हैंडल करता है। रिस्पॉन्स का काम होता है सेंड रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। सेशन क्या करता है, मेंटेन यूजर सेशन। एप्लीकेशन शेयर डेटा अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशन। आउट का काम होता है सेंड आउटपुट टू द क्लाइंट। एंड इसी तरह से कॉन्फ़िग होता है, कॉन्फ़िग का काम होता है सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। पेज कंटेंट का काम होता है प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल जेएसपी ऑब्जेक्ट्स। पेज पेज क्या होता है हमारा, रेफर्स टू द करंट जेएसपी पेज इंस्टेंस। एक्सेप्शन हमारा क्या होता है, यूज फॉर एरर हैंडलिंग। यूज्ड फॉर एरर हैंडलिंग ओनली इन एरर पेजेस। जो हमारा एक्सेप्शन होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एरर हैंडलिंग के लिए करते हैं, केबल और केबल एरर पेजेस पे। तो